वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो है मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज। तो बेसिकली मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज होते क्या हैं, तो आपको याद होगा जब हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था तो उसमें हमें फाइल को रीनेम करने के लिए, रिमूव करने के लिए और कॉपी करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स का यूज़ करना पड़ा, जैसे ओएस मॉड्यूल और शटिल मॉड्यूल। तो होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए पाइथन कम्युनिटी ने कुछ मॉड्यूल्स बना रखे हैं, कुछ कोड बना रखे हैं। तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको इंपोर्ट करो और उसको यूज़ कर लो। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, उसको हम बना कैसे सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी को कुछ हेल्प करना है तो उसको हम कैसे मॉड्यूल से लाइब्रेरी बना सकते हैं, और अगर आपको मॉड्यूल यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का क्लास इसी पर रहेगा। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, एक पाइथन का कोड होता है जिसके अंदर आप फंक्शंस, क्लासेस या फिर वेरिएबल्स लिखते हो और उसको आप रीयूज कर सकते हो अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में। पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल्स कुछ होते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि शटिल मॉड्यूल या ओएस मॉड्यूल, वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। मतलब कि पाइथन ने क्या किया है कि कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए अलग अलग पाइथन का कोड लिख दिया है, फाइल लिख दिया है, और उसको आपको जब यूज करना है तो आपको उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। और लाइब्रेरी होता है कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स। जैसे कि मान लो कि आपने एक फाइल में लिखा ओएस का कोड, लाइक एक में शटिल का कोड लिखा है, या आप कुछ अपना कुछ एल्गोरिथम्स या कुछ ऐसा फंक्शंस लिखते हो, उसको आपने अलग अलग फाइल्स में लिख रखा है और उन फाइल्स को एक फोल्डर में आप डाल देते हो, तो उस फोल्डर को हम बोलेंगे लाइब्रेरी। तो बेसिकली आप अगर आपको लाइब्रेरी पूरा इंपोर्ट करना है तो पूरा आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, तो सारे जो मॉड्यूल्स है सारे हो जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल इसी सिर्फ इंपोर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो जो ये कलेक्शंस बनता है ये कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ काम करना चाहते हो, मशीन लर्निंग पे कुछ काम करना चाहते हो, या डेटा साइंस पे कुछ काम करना चाहते हो, उसके लिए स्पेसिफिक अलग अलग लाइब्रेरीज बने हुए हैं। तो मॉड्यूल्स होते हैं 3 तरह के। पहला तरीका है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन जब इंस्टॉल करते हो उसके साथ ही साथ वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल जैसे मैथ मॉड्यूल हुआ, रैंडम मॉड्यूल हुआ, या फिर डेट टाइम मॉड्यूल हुआ, या फिर हमने ओएस और शटिल मॉड्यूल देखा था। ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसके साथ ही साथ वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो अगर मान लो कि आप कुछ चाहते हो, आपने कुछ एल्गोरिथम लिखा है और आप चाहते हो कि वो कोड को आप कम्युनिटी को देना चाहते हो, तो आप उसको पैकेज करके आप उनको दे दोगे और किसी को भी उसको यूज करना, मान लो मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो उन सब चीजों को बोलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। मतलब कि पाइथन ने उसको नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है और कोई और उसको यूज करेगा। तो उसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि नमपाई है, पांडास है। तो पांडास जनरली डेटा साइंस के फील्ड में इसका यूज काफी ज्यादा है, और नमपाई एरेज वगैरह यूज करने के लिए होता है। तो ये सब किसी थर्ड पर्सन ने बनाया है और उसको कोई थर्ड पर्सन यूज करेगा। मान लो इसको बनाया तुमने और मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो ये होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। और एक होता है कस्टम मॉड्यूल्स। तो बेसिकली जब आप इंटरप्राइज लेवल पे बड़े बड़े बैंक्स में या बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो वहां पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होता है चीजों का। जैसे कि मान लो कि आपको किसी को मेल लिखना है तो वो मेल का फॉर्मेट क्या रहेगा, एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है कि आपने कुछ एक फॉर्मेट बना दिया और उसको आपने मॉड्यूल में डाल दिया कि हाँ भाई ये मॉड्यूल है, इसमें जैसा बना है वैसा ही उसको यूज करना है। तो क्या होगा कि जो डिफरेंट टीम्स होंगी वो उसको यूज कर सकती हैं। तो क्या करोगे कि आप उसको पैकेज करोगे और उसको जो टीम्स हैं उनको दे दोगे और उसको वो लोग इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि कस्टम मॉड्यूल्स हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको मॉड्यूल को यूज करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप एक मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो। तो अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो तो जैसे कि हमने अपने 7th चैप्टर में देखा था फाइल हैंडलिंग में कि हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते थे। तो उस कीवर्ड के थ्रू आप ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए थे, शटिल मॉड्यूल को इंपोर्ट किए थे, तो वो कर सकते हो। उसी तरह से होता है एक फ्रॉम मॉड्यूल। तो बेसिकली अगर मान लो कि किसी लाइब्रेरी से कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को ही यूज करना है तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके उसको कर सकते हो। अगर आपको
आपका मॉड्यूल जो है उसका नाम बड़ा है, जैसे कि हमारा मॉड्यूल का नाम क्या था, ओएस, तो अगर हम लोग को रीनेम करना था तो हम लोग क्या करना पड़ता था, ओएस डॉट रीनेम लिखना पड़ता था। लेकिन मान लो आपका मॉड्यूल का नाम काफ़ी बड़ा है, मान लो कि यूनिवर्सिटी है, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो यूनिवर्सिटी आप बार बार लिखोगे तो इट्स नॉट वेरी फास्ट। तो हम क्या करते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं उसी वक्त उसको हम रीनेम कर देते हैं कि भाई हम यूनिवर्सिटी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इसका नाम हम यू रख रहे हैं और उसी से हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो उस वक्त हम एज कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसी तरह से अगर आपको मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उसका अगर देखना है तो आप डायरेक्टरी फंक्शन से आप देख सकते हो। और अगर आपको मॉड्यूल का पूरा हेल्प चाहिए कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको क्या यूज है, तो अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हेल्प मेथड देख सकते हो। तो चलो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये सब कैसे यूज होता है। अगर हमें कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे शटिल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो उसका कीवर्ड हमने दिया इंपोर्ट शटिल, तो इससे जो शटिल के जो भी फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे और इसके अंदर जो भी फंक्शंस है उसको आप यूज कर सकते हो। तो जैसे हमें यहाँ पे यूज करना है file1 फाइल को कॉपी करना है इस नाम से, तो हमने क्या किया, कॉपी फंक्शन का यूज किया शटिल का और इसको यहाँ पे ऐसे कोड लिख दिया। तो इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए ये रन हो गया, मतलब जो शटिल के अंदर में जो कॉपी फंक्शन था वो आपका एग्जीक्यूट किया और इस फाइल को कॉपी कर दिया इस नाम से। तो अगर आपको नॉर्मली कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे शटिल के जितने भी सारे फंक्शंस हैं सारे को हमें यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉपी को यूज करना है। तो उसके लिए सिंपल आप लिख सकते हो फ्रॉम शटिल इंपोर्ट कॉपी। तो होगा क्या कि सिर्फ कॉपी को ये इंपोर्ट करेगा, बाकी जो फंक्शंस है उसको इंपोर्ट नहीं करेगा। और इसको अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्ट एज ए कॉपी फंक्शन आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए ये भी एग्जीक्यूट किया। तो पहली बार जब हमने किया था तो हमने शटिल के अंदर में जितने फंक्शन थे सारे को हमने इंपोर्ट कर लिया था। यहाँ पे हमें सारे की जरूरत नहीं है तो हम बस कॉपी को इंपोर्ट किए और उसको हम एग्जीक्यूट कर दिए। तो अब बोले कि फ़र्क क्या पड़ता है, आप पूरा भी कर लेते तो क्या दिक्कत था। तो जो हमें ज़रूरत होता है उतना ही हमें इंपोर्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोड होता है वो अननेसेसरली एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी में वो स्टे करेगा। अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये अगेन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, कोई बोलता है कि नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जितना यूज़ है उतना ही करो। और ये भी डिपेंड करता है कि मान लो शटिल के अंदर में 15 फंक्शंस है और आपको 5 फंक्शन यूज़ करने हैं, 10 यूज़ नहीं करने हैं, तो अब कोई बोल सकता है कि भाई पाँचों हम एक एक करके इंपोर्ट करेंगे या फिर पूरा मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके आर्किटेक्चर कैसा है, आपका आर्किटेक्ट क्या बोलता है, आपका मैनेजर क्या बोलता है, आपका टीम क्या बोलता है, उस पर सब डिपेंड करता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीका ही यूज करना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि शटिल जो है वो 6 कैरेक्टर्स है, तो इसकी कोई भी फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो आपको बार बार शटिल लिखना पड़ेगा, डॉट देना पड़ेगा, उसका फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मान लो आपको कॉपी टू यूज करना है या कॉपी फाइल यूज करना है तो आपको शटिल डॉट लिखना ही पड़ेगा। तो मतलब कि ये 6 कैरेक्टर्स लिखना ही पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको छोटा शॉर्ट नेम देता हूँ। जैसे आप चाहते हो कि इसको आप शॉर्ट नेम देना चाहते हो SH, ओके। तो जब आपको छोटा शॉर्ट फॉर्म देना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एज कीवर्ड को हम यूज करते हैं। और जहां भी अब ये शटिल के जितने भी फंक्शन या शटिल जो मॉड्यूल है उसको हम SH नाम से जानेंगे, राइट। यहाँ पे उसको हम SH नाम से ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कॉपी यूज करना है तो आपको यहाँ पे शटिल यूज करोगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये बोलेगा कि ये मॉड्यूल है ही नहीं कुछ, तो उसकी जगह पे आपको करना होगा SH। तो आपके कोड के अंदर शटिल का जो भी मॉड्यूल है, जो भी उसका फंक्शंस है, वो अब SH नाम से यूज होंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देते हो SH डॉट, तो देखिए शटिल के जितने भी फंक्शंस हैं वो शो होने लगेंगे। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखिए एग्जीक्यूट कर गया। तो इस तरह से आपको अगर मॉड्यूल काफ़ी बड़ा नाम है तो आप इसको शॉर्ट करते हो। और कुछ कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जिसको इंडस्ट्री में उसके शॉर्ट नेम से ही लोग यूज़ करते हैं और लोग उसी नाम से उसको जानने लगे हैं। तो जैसे कि नमपाई है, नमपाई जो मॉड्यूल है उसको लोग NP से इंपोर्ट करते हैं, तो लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एज NP। पांडास को PD से करते हैं। तो
ये कुछ कुछ इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड बन गए, उसको भी ध्यान रखते हुए हमें उसको वैसे ही इंपोर्ट करना चाहिए। अब आप चाहते हो कि शटिल के जितने भी फंक्शंस हैं या फिर उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से हैं, मतलब आपको पता नहीं है, आप तो शटिल से जानते नहीं हो, तो अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स जानना है तो आपके पास एक फंक्शन है डायरेक्टरी फंक्शन, dir फंक्शन बेसिकली बोलते हैं, और इसके अंदर में शटिल लिख दो। तो ये शटिल के अंदर में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे का वो डिटेल्स दे देगा। तो उसको प्रिंट करते हैं, तो ये रिटर्न करता है जो भी शटिल के अंदर में फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स है उसका डिटेल्स ये प्रिंट करता है। तो ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कॉपी बफर साइज है, एरर है, एग्जैक्ट एरर है, और आपका कॉपी फंक्शन भी होगा। ये देखिए कॉपी फंक्शन है, कॉपी टू फंक्शंस है, कलेक्शंस है, चेंज ओनर है, गेट अनपैक फॉर्मेट्स है। तो ये जितना भी डिटेल्स उस मॉड्यूल के अंदर में है, अगर उसको आपको यूज़ करना है, देखना है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टरी फंक्शन जो है ये बस नाम दे रहा है कि क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको डिटेल्स जानना है कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस है, वो क्या करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है हेल्प फंक्शन। ओके, हेल्प का मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेल्प इंट करते हो तो इंट का पूरा डिटेल दे देगा। तो किसी भी चीज़ का आपको डिटेल चाहिए तो वो हेल्प आप यूज़ कर सकते हो। सेम तरह से आप मॉड्यूल के लिए भी हेल्प यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए ये एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसका दे दिया। अभी बताया नेम शटिल यूटिलिटी फंक्शंस फॉर कॉपिंग एंड आर्काइविंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो बेसिकली ये यूटिलिटी फंक्शन है, फाइल्स को कॉपी और आर्काइव करने के लिए यूज़ होता है। इसका जो डिटेल्स आपको चाहिए तो आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं, लाइब्रेरी शटिल के अंदर। ओके, इसमें शटिल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। जो यहाँ दिया है इससे कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो इस तरह से अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो इसमें सबसे वन ऑफ द कॉमन मॉड्यूल है वो है मैथ मॉड्यूल, जो मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने के लिए होता है। जैसे मान लो कि आपको किसी नंबर का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर आपको स्क्वायर रूट चाहिए, या फिर साइन, कॉस, ये सब चाहिए, वो सब आप मैथ मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था रैंडम मॉड्यूल। तो बेसिकली आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है या कुछ रैंडम चॉइस है, 10 चॉइसेस में कोई रैंडम चॉइस करना है, तो उसके लिए आप रैंडम मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास डेट टाइम है जो डेट और टाइम पे वर्क करने के लिए यूज़ होता है, और वैसे ही हमारे पास OS है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम एक दो इसके फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे मैथ और रैंडम का और डेट टाइम का। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मैथ मॉड्यूल। तो हम इंपोर्ट करते हैं मैथ मॉड्यूल को। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करते थे, हमें प्रिंट करना होगा डायरेक्टरी फंक्शन का आउटपुट। ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे tan है, एक्सपोनेंशियल है, पाई है। तो लेट्स यूज फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल का मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शंस जब बताया था तब बताया था कि फैक्टोरियल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5। ओके, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा मैथ डॉट फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल देना तो 5 आप पास करो। ओके, तो ये देखिए आउटपुट आया 120। तो अगर आपको चाहिए स्क्वायर रूट किसी नंबर का तो आप स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करो। जैसे मान लो आपको चाहिए 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये देखिए 3 प्रिंट किया। अगर मान लो आपको 8 का चाहिए तो वो भी यहाँ प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इतना बड़ा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो इसमें इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डीप में जाना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो या फिर हेल्प फाइल पढ़ो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसी तरह से हम रैंडम यूज़ करते हैं। तो रैंडम में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो उसके लिए आप सिंपल से जाओ डायरेक्टरी में, रैंडम करो और देखो कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। तो ये देखो आपके पास चॉइस है, चॉइसेस हैं, रैंडम बाइट्स है, रैंडम इंट है, रैंडम रेंज है, सैम्पल है।
तो ये सब कुछ फंक्शंस है। तो जैसे मान लो कि मुझे यूज़ करना है एक चॉइस फंक्शन यूज़ करना है, ओके। तो लेट्स सी, तो आपको करना होगा रैंडम डॉट चॉइस। तो अब ये बोल रहा है कि आप सपोर्ट्स लेंथ एंड गेट आइटम। तो बेसिकली आप अगर इसमें एक लिस्ट पास करोगे तो आपको एक चॉइस उसमें से रिटर्न करना चाहिए। तो लेट्स पास सम लिस्ट 1, 2, 3, 4, ओके, एंड रन इट। तो ये देखिए रैंडमली इसने 3 चूज़ किया है। इसी तरह से अगर एक बार और रन करते हैं, इस बार 4 चूज़ किया है, एक बार और करते हैं तो इस बार 3 किया है, एक बार और करते हैं इस बार 1 किया है। तो रैंडमली ये कोई भी नंबर आपको दे सकता है। अगर आपको एक रैंडम इंटीजर चाहिए तो रैंडम डॉट रैंड इंट, तो ये आपको एक रैंडम नंबर देगा। 2 आपको रेंज देना होगा, स्टार्ट और एंड देना होगा, उसके बीच का कोई भी एक नंबर दे देगा। तो जैसे मान लो आपको 1 से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर चाहिए। तो ये देखिए इसने 8 दिया है, अब प्रिंट करते तो 5 दिया। तो इस तरह से रैंडम नंबर या रैंडम कुछ भी जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल को हम यूज़ करते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करना है या मॉड्यूल्स को यूज़ करना है तो पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो डायरेक्टली आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो पिप के थ्रू। तो बेसिकली जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो उसके साथ पिप भी इंस्टॉल हो जाता है और उसके थ्रू आप जो लाइब्रेरीज है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो उसका देखिए तरीका है कि आप अपना टर्मिनल ओपन करो। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें कमांड सेंटर यूज़ करो और वहाँ से आप पिप इंस्टॉल कमांड के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ और पहले मैं चेक करता हूँ कि numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है कि वो इंस्टॉल्ड है नहीं या नहीं है तो उसका कमांड है पिप शो एंड देन वो मॉड्यूल का नाम। तो numpy हमें इंस्टॉल करना है तो हम पहले चेक करते हैं कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो अगर आप ये रन करोगे कमांड तो ये बहुत सारा डिटेल्स देगा। उतना हमें डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें जस्ट टॉप का 10 लाइन्स चाहिए। अगर वो इंस्टॉल्ड है तो वो शो कर देगा, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो देखिए हमारा ये यहाँ पे शो कर रहा है वर्जन 2.2.2, मतलब numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसका वर्जन 2.2.2 है। तो इसको फिर से तो इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको अनइंस्टॉल करूँगा और फिर इसको इंस्टॉल करूँगा। तो अनइंस्टॉल करने का तरीका है पिप अनइंस्टॉल -y, मतलब ये आपसे पूछेगा कंफर्मेशन। तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे पूछे, डायरेक्ट वो उसको अनइंस्टॉल कर दे numpy, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं कि वो पड़ा हुआ है कि नहीं हमारे पास। तो ये देखिए पैकेज नॉट फाउंड numpy, मतलब numpy नहीं है। तो अगर हमें numpy इंस्टॉल करना है तो उसका कमांड है पिप इंस्टॉल numpy, ओके। अब क्या करेगा, ये numpy को इंस्टॉल कर लेगा। क्या मैसेज आया, सक्सेसफुली इंस्टॉल numpy 2.2.2, मतलब ये वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ये जो एरर है इसको आप इग्नोर कर दो, ये कंपैटिबिलिटी के लिए जस्ट आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, उसका कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब चेक करते हैं कि हमारा numpy इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो सिंपल आप क्या करो, इंपोर्ट numpy एज np। कभी भी आप numpy इंपोर्ट करोगे तो उसको एज np ही करना, क्योंकि इंडस्ट्री में हर कोई numpy को एज np ही इंपोर्ट करता है। तो होगा क्या कि इन फ्यूचर में अगर आपका कोई कोड कोई और बंदा देख रहा है तो कंफ्यूज ना हो, या फिर आप किसी का कोड देख के कंफ्यूज ना हो कि भाई numpy क्या है या np क्या है। तो इसका कुछ हम देख लेते हैं कि इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है। numpy यूज नहीं कर सकता हूं, हमें np यूज करना है क्योंकि हमने उसको रीनेम कर दिया है। तो ये देखिए इसके अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं, राइट। तो इस तरह से हमें कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो आप पिप इंस्टॉल कमांड के थ्रू आप कर सकते हो। तो हमने देखा था कि कुछ पॉपुलर बिल्ट इन लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स, वैसे ही हमारे पास थर्ड पार्टी पॉपुलर लाइब्रेरीज है। उसमें से एक लाइब्रेरी है numpy। तो numpy बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है और बेसिकली उसमें एरे है
और एरे का यूज़ आप C++, जावा वगैरह में किए हो, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप NumPy यूज़ कर सकते हो। पांडास का यूज़ होता है डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए, तो मैंने बताया था कि डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में पांडास का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। मैटप्लॉटलिब, तो बेसिकली आपको डेटा को विजुलाइज करना है इन ग्राफ और कुछ ग्राफिक्स के थ्रू, तो उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब यूज़ कर सकते हो। तो इसका यूज़ डेटा साइंस में है, जहाँ पे आप बिजनेस यूजर्स को डेटा के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चार्ट बना के देना चाहते हो, हिस्टोग्राम या फिर बार डायग्राम या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, तो वो मैटप्लॉटलिब से हो जाता है। अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है, कुछ API कॉल्स करने हैं या HTTP रिक्वेस्ट करना है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के समय में लोग डेटा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मान लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपको फेसबुक पे कुछ रिक्वेस्ट देके वहाँ से रिस्पॉन्स लेना है पाइथन कोड से, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। फिर वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क है, जेंगो है, जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए लोग टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च का यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला लाइब्रेरी है। इनके बारे में हम डिटेल में हर लाइब्रेरी का एक सेपरेट वीडियो होगा, जिस पे हम इसके सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे कैसे उसको हम अपने प्रोग्राम्स में कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब हम देखेंगे कि कस्टम मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको कम्युनिटी को कुछ देना है, कुछ बना के देना है, तो वो कैसे कर सकते हो, या फिर आपको खुद ही बना के कोई और टीम उसको यूज़ कर रहा है, या फिर आप कुछ जेनरिक कुछ ऐसा बनाओ जिसको बहुत सारे टीम्स यूज़ कर सकें, तो उसके लिए कस्टम मॉड्यूल्स का यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कस्टम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा ग्रीटिंग। ओके, ग्रीटिंग करके मैं एक नया फाइल बना रहा हूं। ओके, इसके अंदर मैं दो फंक्शन यूज करूंगा। एक लिखूंगा डिफाइन जेनरिक ग्रीट, तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये एक नॉर्मल सा वेलकम मैसेज आपको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट वेलकम। ओके, और एक हम फंक्शन बना रहे हैं ग्रीट फंक्शन। इसमें आप एक नाम पास करोगे, तो जो भी नाम पास करोगे उसको वो प्रिंट कर देगा वेलकम। जैसे मैं पास करूंगा अपना नाम पुलस्त्य, तो वो उसको प्रिंट कर देगा वेलकम पुलस्त्य। ओके, तो वो कर लेते हैं। ओके, इन दोनों को हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। जब भी आप मॉड्यूल्स बनाना अपना कस्टम मॉड्यूल्स को, उसको अच्छी तरह से टेस्ट करना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक हम इसको रन करके देख लेते हैं, जेनरिक ग्रीट। ओके, और एक हम यूज करते हैं ग्रीट, जस्ट मैं टेस्ट करने के लिए, अपने पर्पस के लिए। ओके, इसको रन करते हैं। जेनरिक ग्रीट वेलकम प्रिंट कर रहा है और ग्रीट जो भी आप पास कर रहे हो नाम, वो प्रिंट कर रहा है। तो ये दो तो हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम किसी और कोड में इसको यूज करें, तो इसको मैं सेव करके क्लोज कर दिया। अब मुझे यहां पे इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ग्रीटिंग। तो ये देखिए ग्रीटिंग आ रहा है। अब एज हम इसको करेंगे GR, और मुझे अगर यूज करना है जेनरिक ग्रीट तो हम करेंगे GR डॉट जेनरिक ग्रीट। आ गया, इसको कॉल करते हैं, ट्राइट। तो ये देखिए वेलकम प्रिंट किया। अगर मैं चाहता हूं नॉर्मल ग्रीट फंक्शन यूज करना, इसमें मैं नाम देता हूं अपना सरनेम, तो क्या होता है, ये देखिए इसने प्रिंट किया वेलकम पांडे। तो इस तरह से आप अपने मॉड्यूल्स बना सकते हो। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ हम ग्रीट को इंपोर्ट करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल लिखना होगा फ्रॉम ग्रीटिंग इंपोर्ट ग्रीट। ओके, और यहां पे सिर्फ आपको ग्रीट यूज करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग फाइल के अंदर में जो ग्रीट फंक्शन है या ग्रीट मेथड है, उसी को ये सिर्फ इंपोर्ट करेगा। तो देखिए वेलकम पांडे हो गया। अब आप चाहते हो कि जेनरिक ग्रीट यूज करना, तो वो आपको अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने खुद का बनाया हुआ मॉड्यूल
या फिर आप अपने मॉड्यूल्स बना सकते हो किसी और के लिए जो कोई और उसको यूज कर सके। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 9 जो था मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज। आई होप कि ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे OOPS, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको पता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको मैं मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि हम हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझें, ज़्यादा स्पीड में ना जाए, स्लोली चले और जो जो चीज़ें हैं, जो जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ब्रशअप कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट कीजिए।